नमस्कार, नई परख पर आप सब लोगों का स्वागत है। ऐसा लगता है कि कॉकरोच जनता पार्टी के आह्वान पर जो पूरे देश में युवाओं का आंदोलन चल रहा है, उसके कारण नरेंद्र मोदी की सरकार अब धीरे-धीरे झुकने लगी है। ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार 2 स्तरों पर काम कर रही है। पहला स्तर यह है कि वह छात्रों को कुछ हद तक लुभाने का प्रयास कर रही है, अपने कदमों के द्वारा, अपने कुछ पहल के द्वारा। और इसी कड़ी में हम यह देखते हैं कि सोनम वांगचुक का भूख हड़ताल खत्म कराया गया। सोनम वांगचुक जी को अपना भूख हड़ताल पहले ही खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अपना भूख हड़ताल खत्म किया, जबकि उनसे केंद्र सरकार के 2 मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह मिले और उन्होंने कुछ वायदे किए। और उसके बाद सरकार ने इसे अपनी एक उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत किया और उसके अलावा सरकार यह काम कर रही है कि वह कोशिश कर रही है कि यह दिखाए कि वो कुछ कदम उठा रही है। मिसाल के तौर पर आज उसने घोषणा की कि वह एक ज़्यादा सख्त कानून बनाने जा रही है, जिसमें 10 साल की सज़ा और 10 करोड़ रुपया जुर्माना लगेगा पेपर लीक करने के आरोप को सिद्ध होने के बाद। और दूसरा उसने 47 एनटीए अधिकारियों को बर्खास्त करने का फैसला किया। इसके पहले उसने शिक्षा सचिव में भी बदलाव किया। तो ऐसा एक तरफ सरकार या नरेंद्र मोदी ये दिखा रहे हैं कि वह काफ़ी गंभीर है और नरेंद्र मोदी ने तो कल के दिन मध्य रात्रि के करीब आकर अपना एक वीडियो भी जारी किया और इसके माध्यम से उन्होंने यह वायदा किया कि वे काफ़ी कुछ सुधार करना चाहते हैं। लेकिन दूसरे स्तर पर सरकार इस बात पर भी अडिग है कि धर्मेंद्र प्रधान नहीं हटाए जाएँगे। कम से कम इस बात को लेकर सरकार की तरफ से अभी तक दावा किया जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो यह जो दोनों स्थिति है, वह एक तरीके से सरकार के भीतर की झुंझलाहट को, सरकार के भीतर की परेशानी को दर्शाती है। इससे यह पता चलता है कि सरकार किस तरीके से भ्रम का शिकार बनी हुई है। आप इस बात को भी नोटिस करें कि इस पूरे आंदोलन के दौरान सरकार ने मीडिया पर काफ़ी सख्त नियंत्रण रखा है। गोदी मीडिया पर नियंत्रण के कारण आज दिन भर कहीं से भी कोई बड़े प्रदर्शन की खबर कम से कम गोदी मीडिया में नहीं दिखाई गई। बार-बार सरकार के द्वारा किए जाने वाले पहलों की बात ही सामने आती रही। आज जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसके 2 प्रवक्ताओं और जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के बीच में बातचीत हुई, जिसमें पूरा मामला इसी बात पर फँसा कि जो कॉकरोच जनता पार्टी है, उसकी यह माँग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और सरकार अभी तक यह माँग स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। यह पूरी स्थिति इस बात को दर्शाती है कि सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान को बनाए रखने को अपने नाक का सवाल बना लिया है और यह अपने आप में अजीबो-गरीब स्थिति को दिखाता है। एक मंत्री जो कि बिल्कुल ही अक्षम साबित हुआ है, एक मंत्री जिस पर भ्रष्टाचार के काफ़ी गंभीर आरोप लगे हैं, एक मंत्री जिस पर यह आरोप लगा है कि उसकी देख-रेख में या उसकी सरपरस्ती में एक तरीके से पेपर लीक का पूरा उद्योग चलता रहा और उस आरोप की जाँच होनी चाहिए और तब तक कम से कम उस मंत्री को अपना पद त्याग देना चाहिए नैतिकता के आधार पर। ऐसा ना करने के बजाय एस वो इस बात पर लगातार जोर दे रहा है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो दहशतगर्द हैं और पूरी की पूरी सरकार उस व्यक्ति को बचाने में लगी हुई है। तो यह अपने आप में एक अजीब-सी स्थिति को दिखाता है। इसके अलावा हम यह भी देखते हैं कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार पूरी तरीके से एक बेनकाब हो चुकी है कि वह जो लोकतांत्रिक अधिकारों की बात करती है या इमरजेंसी की बात करके जो कांग्रेस का घेरने का प्रयास करती है, वह कितना बेतुका है। क्योंकि आज हमारे आस-पास तो गहरी इमरजेंसी की स्थिति है। दिल्ली में 17 मेट्रो स्टेशन बंद हैं। लोग वहाँ से ना बाहर जा सकते हैं, ना अंदर आ सकते हैं। जो इलाका दिल्ली के भीतर है, जंतर-मंतर और उसके आस-पास का जो क्षेत्र है, वहाँ पर आप इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं पिछले कई दिनों से। अपने संदेश नहीं भेज सकते हैं, किसी का संदेश प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो बाहर से फूड ऑर्डर करके वहाँ भेजा जा रहा था, उस पर भी आज केंद्र सरकार ने रोक लगा दी। तो यह इमरजेंसी नहीं तो फिर और क्या है? आखिर लोगों को ये जानने का अधिकार है कि देश के दूसरे भागों में क्या हो रहा है। लेकिन उस तरह की खबरों को दबाया जा रहा है। सोशल मीडिया से कुछ खबरें मिल जाए तो ठीक है, अन्यथा जो सरकार के नियंत्रण वाली मीडिया है, जो कि जिसे मुख्य धारा की मीडिया या गोदी मीडिया भी कहते हैं, वह इस तरह को खबरों को सामने नहीं आने दे रही है। इसके अतिरिक्त आज राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें उन्होंने ये दिखाया कि कैसे पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया गया है
उन्होंने एक विद्यार्थी को प्रस्तुत किया जिस पर इस तरह के गन का इस्तेमाल किया गया था। यह एक अत्यंत अमानवीय किस्म का व्यवहार है, क्योंकि इसके पहले ही दिल्ली पुलिस पर यह आरोप लग चुका है और इसके वीडियो साक्ष्य मौजूद है कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने बेरहमी से छात्रों और छात्राओं की पिटाई की थी। इसके अतिरिक्त कितने कुत्सित भाव से छात्राओं पर हमला दिल्ली पुलिस के कुछ ऑफिसर्स ने या कुछ सिपाहियों ने किया, यह बात भी वीडियो में साफ तौर पर सामने आती है। अब इसके बाद अगर हम पैलेट गन वाले मामले को देख लें कि वो बिल्कुल प्रमाण के साथ स्थापित होता है, तो इससे नरेंद्र मोदी की सरकार का एक अत्यंत विभत्स चेहरा सामने आता है, जहां विद्यार्थियों के एक विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए, उसको तितर-बितर करने के लिए बहुत ही निम्न स्तर पर जाकर बल प्रयोग किया गया। यह हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण चीज है। सबसे मजेदार या सबसे दुखद भी कह सकते हैं स्थिति यह है कि हमारे देश के संसद का सत्र चल रहा है, मानसून सत्र चल रहा है और उस मानसून सत्र में संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष बैठकर आपस में बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, डिबेट नहीं कर पा रहे हैं। दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप मढ़ रहे हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा दुखद स्थिति यह है कि जैसे ही संसद का सत्र शुरू होता है किसी भी दिन, उस समय जैसे ही नेता प्रतिपक्ष चाहे राज्यसभा में हो, लोकसभा में हो, वो कुछ भी बोलने की कोशिश करते हैं और उसमें छात्रों के विरोध की बात आ जाती है, तो उसी समय जो राज्यसभा के उपसभापति हों या फिर लोकसभा अध्यक्ष हों, वो संसद की कार्रवाई को स्थगित कर देते हैं। क्या हम यह मान लें कि हमारे देश की संसद पूरी तरीके से सरकार की मर्जी पर चलने वाली संसद है? यानी कि सरकार जब अनुमति देगी, तब किसी विषय पर बहस होगी। सरकार जब अनुमति देगी, तब विपक्ष का कोई नेता 1, 2, 3 या 4 वाक्य भी बोल पाएगा। क्योंकि ऐसा लगता है कि सरकार की मर्जी के खिलाफ ना तो लोकसभा अध्यक्ष में, ना राज्यसभा के सभापति या उपसभापति में इतनी क्षमता बची है कि वो विपक्ष के नेताओं को खुलकर बोलने का मौका दे सके। किसी विषय पर लंबी चर्चा का फैसला करना तो बहुत दूर की बात है। तो यह अपने आप में हमारे लोकतंत्र की एक अत्यंत कमजोर स्थिति को भी दिखाता है। आज के दिन एक और महत्वपूर्ण बात हुई, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं सूर्यकांत साहब, उन्होंने यह कहा कि पीछे जो उनके नाम से एक बयान चला था कि वकील एक मामले पर सुनवाई करते हुए उनसे आग्रह करते हैं कि वो देख ले कि दिल्ली के छात्रों की किस तरह से पिटाई की गई है, कुछ वीडियो देख ले। तो यह कहा गया खबरों में कि सूर्यकांत ने यह कहा कि हमारे पास इन फालतू चीजों के लिए समय नहीं है। अब आज इतने दिनों बाद, कम से कम 3 दिन तो बीत ही गए, उसके बाद जस्टिस सूर्यकांत सामने आते हैं और ये कहते हैं कि ये पूरी तरीके से मीडिया की गलत रिपोर्टिंग है। ये सूर्यकांत साहब वही हैं जिन्होंने सबसे पहले युवाओं को कॉकरोच की संज्ञा दी थी, जिसकी परिणति कॉकरोच जनता पार्टी के निर्माण के रूप में हुई। तो आज उनका भी रुख बदला हुआ लगा। मुझे ऐसा लगता है कि जब उन्होंने देखा कि प्रधानमंत्री जी ही खुद अपना रुख बदल रहे हैं, यानी कि वो खुद नरम पड़ रहे हैं, तो मैं भी इतना ज्यादा खतरा क्यों लूं? लेकिन इस बात में कोई संदेह नहीं है कि सूर्यकांत जी का व्यवहार काफी निराशाजनक रहा है, अगर मैं सबसे माइल्ड शब्द का इस्तेमाल करूं तो। ये वही सूर्यकांत है जिनको कि इस बात से बड़ी तकलीफ हो गई थी कि किसी पुस्तक के एक अध्याय में न्यायपालिका के भ्रष्टाचार की क्यों चिंता हो गई, की चर्चा क्यों हो गई है। लेकिन जब छात्रों को पीटा जा रहा है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो वो सूर्यकांत इस मामले पर सुओ मोटो लेने से बिल्कुल इनकार कर देते हैं, बल्कि मामला सामने आता है तो उसे भी नहीं सुनते हैं। आप इस बात को याद रखिए कि एक समय था जब बाबा रामदेव के साथ इसी तरह का बर्ताव दिल्ली में हुआ था, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लेकर उस मामले की सुनवाई की थी, केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। लेकिन ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान इतना ज्यादा बदल चुका है कि हम इसे बिल्कुल पहचान ही नहीं सकते हैं। जो महान हस्तियां, मिसाल के तौर पर अमिताभ बच्चन उस समय खुलकर सरकार के खिलाफ टीका टिप्पणियां कर देती थी, आज वो बिल्कुल खामोश हैं। और जो लोग छात्रों के पक्ष में, जो सेलिब्रिटीज छात्रों के पक्ष में बोल भी रहे हैं, वो असल में उन्हें उपदेश ज्यादा दे रहे हैं। मिसाल के तौर पर हम सलमान खान को ले सकते हैं। उन्होंने समर्थन में कुछ बातें कही और उसके साथ साथ उन्होंने विद्यार्थियों को उपदेश भी दे दिया कि देखो देखो, अब तो प्रधानमंत्री तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं, अब अपना पूरा का पूरा धरना उठाकर तुम कहीं और चले जाओ। कुल मिलाकर स्थिति ऐसी लगती है कि हर कोई जो कि इस आंदोलन का भाग नहीं है और इस स्थिति में है कि वह इस आंदोलन को प्रभावित कर सकता है। हम विपक्ष के नेता राहुल गांधी को छोड़ दें या विपक्ष की कुछ पार्टियों को छोड़ दें, तो उसके अतिरिक्त चाहे वो सेलिब्रिटी हो, चाहे वो जुडिशरी के लोग हो, चाहे वो मीडिया के लोग हो, उनमें से अधिकांश लोग ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से जो वो मौजूदा सरकार है वो इस तरह के संकट से निकल जाए। लेकिन इस तरह के संकट से निकलने की जो सबसे बुनियादी चीज है कि एक भ्रष्ट और अक्षम मंत्री को हटाया जाए, उसके बारे में वो खुलकर कुछ भी कहने में असमर्थ हैं। और यह हमारे देश के
तमाम संस्थाओं की विडंबना को भी, उनकी कमजोरी को भी दिखाता है। अब यह सवाल आता है कि यहाँ से यह आंदोलन कहाँ जा सकता है? कई सारे लोगों का यह मानना है कि जिस तरीके से वांगचुक साहब ने अपना सिर्फ भूख हड़ताल ही नहीं तोड़ा, जो कि उन्हें तोड़ लेना चाहिए था, बल्कि मंत्री के हाथों जूस पीते हुए भूख हड़ताल तोड़ा, तो एक तरीके से वो मंत्री के काफी करीब चले गए, सत्ता पक्ष के काफी करीब चले गए। वैसे ही कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों के भीतर भी यह संभावना दिखती है। लेकिन चूंकि अब आंदोलन उनके हाथ से निकल चुका है, चूंकि अब युवाओं का आक्रोश काफी भड़क चुका है, तो वो यह करने की स्थिति में नहीं है। तो या तो 1, 2, 3, 4 दिनों के भीतर सरकार इसी तरीके के तिक्रमों के माध्यम से, यानी कि मीडिया के नियंत्रण के माध्यम से वहां तमाम तरह के अवरोध पैदा करके जंतर मंतर पर, और कहीं से भी ऐसी कोई खबर ना आने देकर जिससे कि और लोगों में अनरेस्ट बढ़े, इस आंदोलन को थकाने की रणनीति अपनाएगी। या फिर वो यह कर सकती है कि कुछ ऐसा चीज ऑफर कर सकती है जिससे उसकी लाज भी रह जाए और यह आंदोलन भी खत्म हो जाए। मिसाल के तौर पर धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा ना दिलाकर उनके मंत्रालय को बदला जा सकता है, और यह उम्मीद की जा सकती है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो अपने विरोध को खत्म कर दें। या फिर तीसरी स्थिति यह भी हो सकती है कि सरकार एकदम से मजबूर होकर यह मान ही ले कि चलो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लेते हैं। या पांचवी स्थिति यह भी हो सकती है कि सरकार इस पर अड़ जाए कि हम क्यों इस्तीफा ले किसी मंत्री का, ये लोग जो जंतर मंतर पर बैठकर धरना दे रहे हैं उन्हें ही वहां से हटा दिया जाए। इनमें से कोई भी चीज पॉसिबल है। मुझे अपने भीतर से यह चीज लगती है कि अगर छात्र आने वाले 5-6 दिनों तक डटे रहें तो इस सरकार को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना ही पड़ेगा। लेकिन आगे पूरी राजनीति किस दिशा में जाती है, इस पर हमारी नजर रहेगी। हम इस पर कल फिर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज की अपनी इस चर्चा को मैं ही विराम देता हूँ। नमस्कार।